नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है। तो अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान का इतिहास। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आसानी से याद हो जाता है। इस सब्जेक्ट में आप विगत क्लास में एक टॉपिक पढ़ रहे थे जो कंटिन्यू होने जा रहा है, मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में भी सिसोदिया वंश के अंतर्गत आपने विगत क्लास में एक शासक पढ़ा, राणा कुंभा। यही पढ़ा, घर पर रिवीजन करते हो ना। राणा कुंभा शासनकाल तो सभी लोग जानते होंगे, 1433 से 1468। मैंने ये भी कहा था आपसे कि जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके शासनकाल भी आपको याद होने चाहिए। राणा कुंभा के संदर्भ में विगत क्लास में बड़ी चर्चा हो गई थी। मैंने बताया इसका एक पुत्र उदा या उदयमल, उदयकरण भी कई किताबों में मिलता है, और एक पुत्र कौन, रायमल। मैंने आपको विगत क्लास में ये बताया था कि उदा ने अपने पिता की क्या की, हत्या की, और इसलिए उदा को क्या कहते हैं, पितृहंता। मेवाड़ में पितृहंता के रूप में किसे जाना जाता है, उदा को। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें तो राणा कुंभा की मृत्यु के पश्चात इससे उदा ने राजगद्दी को प्राप्त कर लिया और ये शासक बना 1468 ईस्वी में, और 1473 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक भाई। हाँ जी, अल्प समय ही शासन किया। इसके जीवन में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि तो है नहीं, बाकी की ये उपलब्धि है कि इसने पापा को मारा। अगर हम बात करें कि जब उदा शासन प्राप्त कर लेता है, कुछ समय बाद इसके परिवारजनों को और जो मेवाड़ के विश्वसनीय व्यक्तियों थे, सामंत थे, उनको पता चल जाता है कि भाई इस बंदे ने ही पापा को मारा था, कुंभा की हत्या की थी। अतः इस बात का जैसे ही आभास होता है उदा को कि मेरी पोल खुल गई है, तो उदा मेवाड़ छोड़कर चला जाता है, और मेवाड़ छोड़कर चला जाता है और अंतिम रूप से जाता है मांडू, और मांडू में आकाशीय बिजली गिरने के कारण इसकी मृत्यु। ठीक भाई, मर गया, मर जाने तो हमारे तो कोई काम का है नहीं। इसके बाद शासक कौन बनता है, रायमल शासक बना, जिसका शासनकाल 1473 से 1509 तक पढ़ा जाता है। अगर रायमल के संदर्भ में बात करें हम, तो इसका एक पॉइंट पढ़ने को मिलता है, इसकी 11 पत्नियां थीं। कितनी, 11। 13 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ वो तो ठीक है आप तो यहां ध्यान दो, ये इसके संदर्भ में पढ़ने को मिलता है। इसके बाद यदि हम देखें तो रायमल के संदर्भ में ये मिलता है कि इसके जो बड़े पुत्र थे, योग्य पुत्र थे, उसमें सबसे बड़ा था पृथ्वीराज सिसोदिया शाखा से। इस इतिहास में एक और नाम से भी जाना गया, उड़ना राजकुमार। ठीक भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कहा गया, इस पे चर्चा हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, एक पुत्र था जयमल, और इसका तीसरा पुत्र था संग्राम सिंह फर्स्ट या राणा सांगा। ठीक, ये इसके प्रमुख पुत्र थे। अब एक चीज तो यहाँ स्पष्ट हो रही है कि इन्हें देखो, यहाँ रायमल के संदर्भ में भी कोई बड़ी उपलब्धि पढ़ने को नहीं मिलती है। जो भी उपलब्धि है वो आपके सामने है। ठीक भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ इसके जो योग्य पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, ये थे
जिसमें आप सबसे बड़ा कौन था? पृथ्वीराज। ये संग्राम सिंह का, आप देखो 11 पत्नियां थी। संग्राम सिंह का ये रियल ब्रदर था, राणा सांगा का। राजगद्दी का दावेदार भी यही था क्योंकि ज्येष्ठ था। लेकिन आप जब इतिहास पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि इस क्रम के होने के बावजूद भी आगे चल के शासक कौन बनेगा? राणा सांगा। अब इस बीच में ऐसी क्या परिस्थितियां बनी, ऐसा क्या घटित हुआ कि सांगा को राजगद्दी प्राप्त हुई, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, संग्राम सिंह को पढ़ेंगे। अब देखो, ये तो था ही कि रायमल के ये पुत्र थे जो पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह फर्स्ट, ये तीनों ही योग्य थे, तीनों ही शक्तिशाली थे और तीनों ही ये सपना संजोए हुए थे कि मुझे राजगद्दी प्राप्त हो। इसका कारण था रायमल की कुछ कमियां। रायमल के संदर्भ में बताया जाता है कि ये इतना अप्रभावी शासक था कि अपने जीवन काल में उचित समय पर अपना उचित उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाया। उचित समय पर अपना उचित उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाए। इसका सेंस क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका सेंस ये है कि ये बंदा अगर उचित समय पर उचित उत्तराधिकारी घोषित कर देता तो ये जो शेष पुत्र हैं वो सपना नहीं संजोते कि मैं शासक बनूंगा। अब चूंकि ये बंदा अपना उचित उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पा रहा था रायमल, अतः ये योग्य बेटे थे, ये तीनों ही योग्य बेटे अपना सपना संजोने लगे कि पापा मोई राजा बनाएगो और पापा मोई राजा बनाएगो, पापा मोई। ये कंडीशन थी, तीनों ही सपना संजोए हुए थे। अगर ये बंदा क्लियर कर देता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो सब कुछ खत्म, भाई ये राजा बनेगा, ये क्लियर कर देता तो इनका सपना संजोने का प्रोसेस खत्म हो जाता। लेकिन ना जी ना, इसने ऐसा ना किया रायमल ने। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है मैं बताता हूं। जो तीनों ये पुत्र थे सपना संजो रहे थे कि पापा मुझे राजा बनाएंगे, मुझे राजा बनाएंगे, इन तीनों में ही अंतर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसका लाभ उठाता है एक सारंग देव, इनका चाचा था। ठीक भाई, अंतर कलह स्थिति की जब स्थिति बन रही थी तो इस स्थिति का लाभ उठाता है कि इनमें क्लेश हो जाए और कुछ मुझे भी मिल जाए, ऐसे ही भावनाएं होती हैं। परिवार के सदस्य आपस में इस स्थिति का लाभ भी उठाते हैं। यहाँ कंडीशन यही थी। अब वो इनसे कहता है कि भाई तुम तीनों ही लोग सपना संजोए हुए हो तो क्यों ना किसी जोशी के पास चला जाए और जोशी बता देगा कि कौन शासक बनेगा। और इसी बात के तहत, इसी विचार के तहत वो तीनों ही इन भाइयों को लेकर के एक जोशी के पास जाता है। जोशी हाथ देखता है पृथ्वीराज का। अच्छा, एक चर्चा मैं कर लेता हूं, अभी जोशी के पास जाने का प्रोसेस होगा। लेकिन पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार क्यों कहा गया, इसमें शायद पहले भी स्पष्टता आ चुकी है, आप लोगों ने बताया भी था और शायद मेरे हिसाब से आप सभी जीनियस स्टूडेंट हैं, सबने सही आंसर दिया था। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी जीनियस है, बताएं आप। अभी छोरे तुझे नहीं पता? हाँ, हाँ जी। एक्चुअली ये घोड़ा बड़ा स्पीड से चलाता था, अच्छा घुड़सवार धावक था। ठीक, बाकी ये स्पेशली धावक की नहीं कह सकते हम। हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब में लिखा हुआ है कि जब ये घोड़ा चलाता था तो हवा से बातें करता था, इसलिए इसे उड़ना राजकुमार कहा गया। ये स्पष्ट चीज है। और ये देखो, टीचर्स द्वारा भ्रम पैदा करना कि भाई ये दौड़ लगाता, अरे यार राजगद्दी का दावेदार बंदा जिसकी खुद की सेना है, उसे क्या दौड़ने का, कुछ आर्मी में भर्ती थोड़ी होना था इसे। ठीक है, तो इसलिए ये अच्छा घोड़ा चलाता था, घुड़सवार धावक था। ये बात विशेष ध्यान रखना। तो ये स्पष्टता ये हो गई, उड़ना राजकुमार इसलिए से कहा गया। अभी मैं बता रहा था, हम जहाँ से अभी छोड़ा था वहीं पर आते हैं कि इन तीनों को लेकर कहा गया एक जोशी के पास। जोशी के पास जाते हैं तीनों भाई, हाथ देखा जाता है इनका, इस बंदे का देखा पृथ्वीराज का, इसका देखा, इसका देखा, और उस जोशी ने भविष्यवाणी कर दी कि राजगद्दी का प्रबल दावेदार कौन है, राणा। जैसे ही ये भविष्यवाणी उस जोशी ने की तो दोनों भाई इस पर टूट पड़े, इसको मारो, तभी तो राजगद्दी प्राप्त होगी।
दोनों ही भाई इस पर टूट पड़े। बताया जाता है उस समय शारंगदेव जो चाचा थे उन्होंने किसी प्रकार से बीच बचाव कर दिया, कहा कि ये ज्योतिषी इतना प्रभावी नहीं है, अभी जो भविष्यवाणी जो फल रही है वो भीमल गांव की पुजारिन है, और भीमल गांव की पुजारिन के पास यदि हम जाते हैं और वो जो कह देगी वो सत्य होगा, क्योंकि उसकी सारी भविष्यवाणियां फलीभूत हुई हैं। अब ये तीनों भाइयों जाते हैं किसके पास? भीमल गांव की पुजारिन के पास। प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वो भीमल गांव की पुजारिन इसका भी हाथ देखती है, इसका भी हाथ देखती है और इसका भी हाथ देखती है। तीनों के हाथ देखे जाते हैं और उसके द्वारा भी वही भविष्यवाणी दोहराई जाती है कि राजगद्दी का दावेदार कौन। अब इन दोनों भाइयों से रहा नहीं गया, सब्र का बांध टूट चुका था और दोनों भाई इस संग्राम सिंह फर्स्ट पर यानी राणा सांगा पर टूट पड़े। राणा सांगा पर टूट पड़े, राणा सांगा को बुरी तरह से घायल कर दिया। इतना बताया जाता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया और राजकुमार ने, जो कि इसका रियल ब्रदर था, इसने तो तलवार की हूल से इस राणा सांगा की एक आंख फोड़ दी। कुल मिलाकर के इसको बुरी तरह से घायल कर दिया। राणा सांगा को मृत प्राय छोड़कर यानी मरा हुआ जानकर वहां से वापस आ गए। और जब राणा सांगा को होश आया तो ये जाता है जी अजमेर, और अजमेर में करमचंद पवार के यहां पर शरण लेता है। अजमेर का उस समय सामंत कौन था? करमचंद पवार। उसके यहां शरण लेता है, वहां पर चला जाता है। संयोग से बच गया था बंदा और कहां चला गया? अजमेर। अब इसमें क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन बना कि राणा सांगा ने अपने प्रारंभिक संकटकालीन समय में कहां शरण ली थी? अजमेर। किसके यहां शरण ली थी? करमचंद पवार। बड़ा क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने घटनाक्रम देखा। अभी देखो क्या है, अब नियति अपना खेल खेलती है, भाग्य अपना खेल खेलता है, क्योंकि जो लिखा है भैया वही होता है। ठीक है, मैं कर्म को भी वेटेज देता हूं, लेकिन कर्म के साथ साथ भाग्य का भी बड़ा रोल होता है। कर्म के साथ साथ भाग्य का भी रोल होता है। किसका? भाग्य का। सपनों में कुछ नहीं रखा है, सपने देखो लेकिन उनको साकार भी करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा ध्यान लगाओ। वैसे सपने अच्छे होते हैं, मुझे भी सपने अच्छे लगते हैं। ठीक है, लेकिन उन सपनों का रिजल्ट भी पॉजिटिव आना चाहिए। अब ध्यान से सुने, कोई दिक्कत नहीं। अब नियति अपना खेल खेलती है। मैं आपको बता दूं कि रियल फैक्ट है ये कि कर्म के साथ साथ नियति का भी रोल होता है, भाग्य का भी रोल होता है। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को भी देखा है, अपने जीवन में भी अनुभव किया है कि जब तक भाग्य साथ नहीं देता है, कर्म कितना भी कर लो, रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आते। दोनों का ही मिलन होना जरूरी है, कर्म और भाग्य का। कर्म तो आप करो ही, लेकिन भाग्य का भी होना जरूरी है। और दोनों चीज़ें जब साथ होती हैं ना, तो हमारा जो भी हमारा प्रयास होता है वो पॉजिटिव रिजल्ट में देता है। ठीक भाई, तो दोनों चीज़ों का बड़ा योगदान होता है। मैंने कई सारे इतनी मेहनत करने वाले स्टूडेंटों को देखा है जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की, लेकिन संयोग से एग्जाम से एक दिन पूर्व उनकी तबीयत खराब हो गई, कोई घटना घटित हो गई या कोई बात हो गई, भाग्य ने साथ नहीं दिया और वो रह गए। तो कोई दिक्कत नहीं जी, भाग्य का भी बड़ा रोल होता है। यहाँ भी नियति अपना खेल खेलती है, जो कि भविष्यवाणी पहले ही की गई थी। किस प्रबल राजयोग किसका है? सांगा का। और नियति के तहत आप देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में पृथ्वीराज सिसोदिया भी मृत्यु को प्राप्त होता है। एक्चुअली अपने बहनोई के पास गया था, ये जगमाल देवड़ा सरोई का, वहां गया था। और जब वापस रिटर्न हो रहा था तो बहन जी ने लड्डू बांधे थे और बहनोई ने उनमें जहर मिला दिया। रास्ते में लड्डू खाए। और मेरा कहने का मतलब ये है, इन पर मैं ज्यादा बड़ी चर्चा नहीं करना चाहूंगा कि जयमल और पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु कैसे हुई। यूँ तो इनकी पृथ्वीराज की जो सिस्टर थी, जो जगमाल देवड़ा को भाई, उसका नाम आनंद भाई था। ठीक, बड़ा अच्छा मैटर है वैसे, वो पढ़ाया जाए तो अलग से। लेकिन अभी यहाँ सीधा सीधा वे में आते हैं, क्योंकि हमने संग्राम सिंह फर्स्ट को शासक बनाना है, उसके बारे में डिटेल्स पढ़नी है। जयमल भी मारा गया था युद्ध करते हुए। अब ठीक, अब तारा के संदर्भ में, जो तारा पृथ्वीराज की पत्नी थी, उसके संदर्भ में एक बड़ी कहानी भी बताई जा सकती है, लेकिन पहले यहाँ चर्चा करते हैं। अर्थात नियति खेल खेलती है, जयमल भी मारा जाता है और पृथ्वीराज सिसोदिया भी मृत्यु को प्राप्त होता है।
अब 2 योग्य बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए। रायमल जी अभी जीवित हैं, मरे नहीं है, ध्यान रखना। अब रायमल के दिमाग में यही चल रहा था कि मेरे दोनों योग्य बेटे खत्म हो गए, इसका पता ही नहीं था। ये तो मरा हुआ समझ लिया था इन लोगों ने कि मर गया होगा। तभी अजमेर से करमचंद पवार इस रायमल को संदेश देता है, मैसेज करता है। मैसेज का मतलब संदेश, उस समय संदेश वाहक होते थे कि आपका योग्य पुत्र राणा सांगा जीवित है। जैसे ही रायमल इस समाचार को सुनता है तो रायमल बड़ा खुश होता है और आनंद फानन में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। किसको? राणा सांगा को, क्योंकि 2 योग्य बेटे पहले ही समाप्त हो चुके थे। उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और रायमल की मृत्यु के बाद 15 से 9 में शासक बनता है कौन? 15 से 9 से 15 से 28। ये शासन काल किसका पढ़ा जाता है? राणा सांगा का। किसका? तो ये आपके सामने जो घटनाक्रम है ये डाटा के रूप में, एक स्क्रिप्ट के रूप में आपके सामने है। ठीक भाई, किस प्रकार किस कंडीशन में शासक बना कौन? राणा सांगा। तो इसमें अगर पढ़ने योग्य बात है तो राणा सांगा के एक तो ज्येष्ठ ब्रदर जो बड़े भाई थे उनका नाम ध्यान रखना है, पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार, जिनकी पत्नी तारा, जिसके नाम से तारागढ़ नाम पड़ा अजमेर के किले का। ठीक भाई, नेक्स्ट अगर देखें तो एक अच्छा पॉइंट बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन ये कि राणा सांगा ने अपने प्रारंभिक संकटकालीन समय में कहां शरण ली थी? अजमेर में। किसके पास? करमचंद। आप ध्यान रख लेंगे। तो अभी आप किसको पढ़ने जा रहे हैं? राणा सांगा को। संग्राम सिंह फर्स्ट, ध्यान से सुनना आप। राणा सांगा यानी संग्राम सिंह फर्स्ट। संग्राम सिंह फर्स्ट, राणा सांगा। ठीक भाई, राणा सांगा शासनकाल आप सभी को पता होगा, 15 से 9 से 15 से। इसका शासनकाल याद रखना अनिवार्य है, ध्यान जरूर रखना। मैंने कहा था कुछ महत्वपूर्ण शासक उनके शासनकाल भी आपको याद होने चाहिए। हम बात करते हैं सबसे पहले, इनके पिता का नाम क्या? रायमल। बहुत नॉलेज है छोरे तुझे, बहुत नॉलेज है भाई। इसकी माता का नाम रतन कंवर। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक महत्वपूर्ण शासक हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं राणा सांगा से। एक और तथ्य बता दूं आपको कि राणा सांगा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आपका पशु परिचर, मतलब कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी एग्जाम हो, सबको बिलोंग करता है, आरएस से लेकर के राजस्थान पुलिस तक। ठीक भाई, राणा सांगा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में मुगल राजपूत संघर्ष के तहत, मुगल राजपूत स्ट्रगल जो आता है, स्ट्रगल एंड रिलेशनशिप, उसके तहत ये टॉपिक बिलोंग करता है। क्योंकि अभी इसी के दौरान मुगलों से संघर्ष होगा, सांगा संघर्ष करेगा। इसमें खानवा युद्ध बड़ा चर्चित रहा है, बयाना का युद्ध भी पढ़ा जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अभी इसी पे चर्चा कर रहे हैं। सामान्य सा डाटा, राज्याभिषेक हुआ कब? 15 से 9 में। बिल्कुल सामान्य सा डाटा है, वैसे ही मैं नोट कर रहा हूं, वैसे आप सभी को याद है। इसकी पत्नी की बात की जाए तो पत्नी जो महत्वपूर्ण थी उनमें एक नाम आता है कर्मावती का। एक्चुअली कर्मावती के संदर्भ में तो आप ये भी पढ़ सकते हैं कि राणा सांगा की प्रिय पत्नी का नाम क्या था। तो आंसर, प्रिय शब्द जुड़ जाए तो वो आंसर क्या आता है? कर्मावती, जिसके संदर्भ में हम आगे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि कर्मावती के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसका एक पत्नी और थी धनवाई, जिसका पुत्र था रतन सिंह, जो आगे चल के शासक बना था। तो कर्मावती चूंकि प्रिय पत्नी थी, उसके लिए इसने बहुत कुछ अलग से भी गिफ्ट दिया था, जैसे कि रणथंभौर की जागीर प्रदान की थी और कई सारी चीजें, मैं उसका उल्लेख बाद में भी कर दूंगा। तो प्रिय पत्नी के रूप में नाम किसका आता है? कर्मावती का। नेक्स्ट बात करें इसका बड़ा पुत्र, और सभी जानते होंगे बड़ा पुत्र था भोजराज। और भोजराज चर्चा का विषय क्यों? क्योंकि यह मीरा बाई या मीरा का पति लिख देते हैं सीधा सीधा,
मीरा का पति। आप जानते हैं राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। ठीक, भक्ति शिरोमणि मीराबाई जो कृष्ण भक्ति में इतनी रम गई थी कि अपने इनके अंतिम समय की बात की जाए तो ये भी बताया जाता है कि ये द्वारका में जो रणछोड़ मंदिर है उसकी मूर्ति में ही समाहित हो गई, कृष्ण में ही समाहित हो गई, विलीन हो गई। ठीक, इनके संदर्भ में तो बड़ी चर्चा हो सकती है, इनका पूरा डाटा पढ़ा जा सकता है। और आप जब कला व संस्कृति पढ़ते हो, जिसमें संस्कृति जब पढ़ते हो राजस्थान की, उसके अंतर्गत भक्ति शिरोमणि मीराबाई का भी उल्लेख होता है, राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय के अंतर्गत। ठीक भाई, तो मीरा का पति कौन? भोजराज, जो शासक नहीं बन सका, पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, जिसके संदर्भ में चर्चा बाद में हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो राणा सांगा की मृत्यु हुई इरिच नामक स्थान पर, जो कहाँ है? कालपी एमपी में। ठीक भाई, कालपी एमपी सीधा भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो इनका अंतिम संस्कार या दाह संस्कार कहाँ किया गया? मांडलगढ़ भीलवाड़ा, जैसा कि इनकी इच्छा बताई जाती थी, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। अच्छा, मुझे आप एक क्वेश्चन बताएं, बहुत सरल क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत सरल क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राणा सांगा की छतरी कहां स्थित है? राणा सांगा की छतरी स्थित है मांडलगढ़ में। हाँ जी, खत्म। चलो मैं आपसे और पूछता हूं। देखो, मुझे पता है कि मैं इतने अध्यापन करा रहा हूं लगभग 15 वर्ष से कोचिंग संस्थानों में, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जब भी जल्दबाजी में आंसर दिया जाता है, अधिकांश तो कह रहा हूं, सब पे लागू नहीं होती है, तो वो लगभग गलत ही होता है, चाहे वो एग्जाम के दौरान हो चाहे। और हमारे यहाँ गांव में कहावत भी है कि जल्दबाजी में इंसान 2 बार जाता है। ठीक है भाई, एग्जाम देने। तो कुल मिलाकर के ये है कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। छतरी वहां बनेगी जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया है। चलो मैं और इस पर चर्चा कर लेता हूं। राणा सांगा का चबूतरा, चबूतरा कहाँ है? बशबा दौसा में। कहाँ है? बशबा दौसा। ठीक भाई, चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। राणा सांगा की अधूरी छतरी कहाँ स्थित है? चलो मैं और क्लू दे देता हूं इसमें आपके लिए। राणा सांगा की जो अधूरी छतरी है उसका निर्माण करवाया कर्मावती ने। हाँ जी, और वो है रणथंभौर में। बन नहीं पाई, मर गई थी पहले। और कोई इतना अच्छा नहीं था जिसे बनवा दे। एक्चुअली रणथंभौर की जागीर जो इस प्राप्त थी कर्मावती को, उसी दौरान इसने इसको बनवाना प्रारंभ किया था। रणथंभौर दुर्ग, राणा सांगा की अधूरी छतरी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। चबूतरा बशबा दौसा में पढ़ा ना होता है, और छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ में। ठीक भाई, तो ये तथ्य आप विशेष ध्यान रखना। मैं और भी बताता हूं राणा सांगा से जुड़े हुए कुछ तथ्य। ने राणा सांगा को हिंदू पत कहा। आपके सामने खाली स्थान है, इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी हम बात दे सकते हैं। किसने राणा सांगा को हिंदू पत कहा? कोई बात नहीं, आपके लिए पूरी आजादी है, मारो फेंको। हाँ बताएं। और वो आंसर होता है, आपने सही आंसर दिया, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा राजस्थान इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासविद हैं।
और जिन्होंने किताब भी लिखी है राजस्थान संदर्भ में, तो राजस्थान का प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास अच्छी किताब है, तुलनात्मक अध्यापन देती है हमें। ठीक भाई। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने राणा सांगा को क्या कहा? हिंदूपत। लेकिन इससे पूर्व भी आपने एक पॉइंट पढ़ा था, हिंदू सुल्तान के नाम से किस शासक को जाना गया? राणा कुंभा को। नेक्स्ट बात करते हैं जी, राणा सांगा 80 घावों के लिए प्रसिद्ध रहा। अर्थात एक ऐसा शासक जो 80 घावों के लिए प्रसिद्ध था, राणा सांगा। आप जानते ही हैं प्रारंभिक दौरान ही, प्रारंभिक के समय में ही भाइयों ने इसका क्या कर दिया था? इसको तलवारों से बुरी तरह से घायल कर दिया था, आंख भी फोड़ दी थी, कांड़ा भी कर दिया था ये तो। और आगे चलकर आप पढ़ोगे, आगे चलकर आप पढ़ोगे कि इस बंदे की एक आंख नहीं होगी, एक हाथ नहीं होगा, एक पैर नहीं होगा, लेकिन फिर भी महान युद्ध प्रेमी शासकों में इसकी गिनती होती है, महान युद्ध प्रेमी शासकों। देखो आप, कितना बड़ी बात है ये। कर्नल टोड ने, कर्नल पूरा नाम कर्नल जेम्स टोड, कर्नल टोड ने सांगा को सैनिकों का भग्नावेश, अच्छा सैनिकों का भग्नावेश का मतलब क्या होता है? सैनिकों का भग्नावेश का मतलब क्या होता है? सैनिक के रूप में पत्थर का अवशेष, इसका भग्नावेश का यानी पत्थर का अवशेष। सैनिक के रूप में किसका? पत्थर। क्यों कहा? एक आंख ना, एक हाथ नहीं, एक तो इस आधार पर उन्होंने ये बात कही थी कि भाई है क्या, लेकिन फिर भी महान युद्ध और है रियल में। जब इतिहास पढ़ोगे ना तो आपको बड़े रोचक तथ्य मिलेंगे, और इसमें यह भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि राणा सांगा अपने समय में उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी। एक हिंदू धर्म का संरक्षक और एक हिंदूपत नाम से इसे जाना गया। उत्तर भारत की यदि कोई सबसे बड़ी शक्ति थी अपने समय में तो कौन थी? अगर समकालीन समय की बात की जाए सांगा की, तो उस समय केवल सांगा था। इसके संदर्भ में बताएंगे हम, और भी बहुत इतने रोचक पॉइंट आएंगे। सैनिकों का भग्नावेश व मानवों का खंडहर, मानव के रूप में खंडहर यानी टूटा फूटा, मानवों का खंडहर कहा। ठीक भाई। कर्नल टोड ने टिप्पणी की, वो आपके सामने है। गोपीनाथ शर्मा ने हिंदूपत कहा, वो आपके सामने है। ठीक। 80 घावों के लिए प्रसिद्ध कौन सा शासक रहा? राणा सांगा। नेक्स्ट बात करें हम तो राणा सांगा, जिसका पिता का नाम रायमल, माता का नाम रतन कंवर, 1509 में शासक बना। पत्नी कर्मावती और धनबाई, बड़े पुत्र का नाम भोजराज। ठीक भाई, जो मीरा का पति था। इसकी छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ में, इसकी अधूरी छतरी है रणथंभौर दुर्ग में, इसका चबूतरा बना हुआ है बसपा दौसा में। जब ये खानवा युद्ध में घायल हुआ था उस दौरान इसे उपचार हेतु कहाँ लाया गया था? बसपा दौसा। घटनाक्रम क्या घटित होता है वो तो मैं आपको आने वाले समय में स्पष्ट करूंगा, पहले इसकी सारी जानकारी दूंगा। अंतिम रूप से जब ये मृत्यु को प्राप्त होगा तब हम इसका डाटा बताएंगे कि कैसे मरा था। अभी देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन ज्यादा सरल है इसलिए एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये मेवाड़, केवल समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं मैं, राजस्थान के बड़े भूभाग पर मेवाड़ के शासक राणा सांगा का साम्राज्य रहा। इसकी सीमाएं विस्तृत रूप से फैली हुई थी। ठीक भाई, मैं बस थोड़ा सा आकलन कर रहा हूं। मेवाड़ का शासक कौन? सांगा। ये गुजरात, केवल एक सामान्य से मापन कर रहा हूं, ये मालवा, दिल्ली। क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि जब सांगा शासक बना, बहुत ही सरल क्वेश्चन, सांगा शासक बना उस समय दिल्ली का शासक कौन था?
मुझे पता था अधिकांश स्टूडेंट का यही आंसर। मैंने कहा था ना, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, आराम से सोच समझ के आंसर दो। और ऑनलाइन स्टूडेंट भी कमेंट कर सकता है, ऐसा नहीं है। मैंने क्वेश्चन क्या बोला उस पर वर्क करो पहले तो, कि राणा सांगा जब शासक बना उस समय दिल्ली का शासक कौन था, अर्थात ये किस समय की बात कर रहे हैं हम, 1509 की। 1509 में दिल्ली का शासक कौन था। और आंसर उसमें है, ध्यान रखना, आंसर है, वैसे तो आपको बताएंगे हम, आंसर सिकंदर लोदी। ये मैं कब की बात कर रहा हूं, 1509 की, कब की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी आगे जो संघर्ष की स्थिति बनेगी, संघर्ष प्रारंभ होंगे, उस दौरान इन शासक चेंज हो जाएंगे कुछ। ठीक भाई, जैसे कि अभी आप पढ़ेंगे कि दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी से संघर्ष होता है, सिकंदर लोदी के बाद शासक इब्राहिम लोदी बनता है, और उससे संघर्ष होता है। आप तो उसके संदर्भ में खातौली और बाड़ी के युद्ध भी पढ़ते हो। तो मैंने वो संघर्ष वाली स्थिति नहीं बताई है यहाँ, वो तो मैं बताऊंगा अभी। लेकिन जब क्वेश्चन का प्रारूप देखें आप, जब ये शासक बना तो दिल्ली का शासक कौन था, इवन 1509 में दिल्ली का शासक कौन था, तो आंसर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया। चलो ये आ सकता है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब ये शासक बना तो मालवा का राजा कौन था। वही तो मैं बता रहा हूं, जो आप देखते हो वही बोलते हो। आंसर नसरुद्दीन। वो तो 11 में बना है, 15 से 11 में, कोई दिक्कत नहीं है जी, आप अपनी जगह सही हो। ठीक भाई, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, उस समय गुजरात का राजा कौन था, ये भी तो आ सकता है, जब शासक बना उस समय। और वो आता है महमूद बेगड़ा, जिसे इतिहास में एक और नाम से भी जाना जाया, फतेह खां। वास्तविक नाम तो फतेह खां ही था, कई किताबों में से बेगड़ा लिख दिया है। हाँ ठीक, बाकी पीता होगा बंदा, मैं ये नहीं कह रहा लेकिन बेगड़ा है। ठीक, और शायद आपने ये भी पढ़ा होगा कि अभी आप जो संघर्ष पढ़ते हो, इसके युद्ध पढ़ते हो राणा सांगा के, तो उसमें संघर्ष में एक्चुअली मालवा से होता है, दिल्ली से होता है बड़ा संघर्ष। गुजरात के राजा के संदर्भ में तो ये बताया जाता है कि गुजरात का शासक भी इससे उतनी ईर्ष्या करता था जितनी ये और शासक करते थे। और बताया ये जाता है कि गुजरात का शासक अपने जानवरों का नाम सांगा रख करके अपनी भड़ास निकालता था। ठीक है, ऐसा इतनी ईर्ष्या थी। कोई बात नहीं जी, ये बातें ठीक है, लेकिन जो संघर्ष होते हैं उस समय स्थितियां अलग होंगी, उस समय शासकों के नाम अलग होंगे, उस समय सारी चीजें अलग होंगी, तो वो आपको बताया जाएगा। मैंने ये बताया कि 1509 में जब ये शासक बना उस समय दिल्ली का शासक कौन था, उस समय मालवा का शासक कौन था, उस समय गुजरात का शासक। ठीक भाई, तो ये पॉइंट विशेष ध्यान रखना, उस समय को बता रहा हूं मैं 15 से 9 को। बाकी की आगे जो संघर्ष होंगे, अभी राणा सांगा के आपको प्रारंभिक युद्ध पढ़ने पड़ेंगे, फिर भारत में बाबर की एंट्री होगी, बाबर दिल्ली को जीतेगा, और उसके बाद बाबर का संघर्ष होगा सांगा से, जो कि राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों में जिसकी गिनती होती है खानवा का। राजस्थान के इतिहास का एक ऐसा युद्ध जिसके बाद राजपूत शक्तियों को लगभग 200 वर्षों के लिए सुला दिया गया था। अब वो स्पष्ट करेंगे हम कि किस प्रकार सुलाया गया था, लेकिन अभी वो पढ़ने को मिलेंगे, आपको टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा। ठीक भाई, ये चीज ध्यान रखना, आप इसको नोट करेंगे।